हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो प्रेप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीसी सर्किट के बेसिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग पिछले जो क्लासेस हैं उनमें जो टॉपिक्स पढ़े थे उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर से हम लोग को रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि करंट क्या होता है। तो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से किसी निश्चित समय में जो चार्ज फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। और इसका फॉर्मूला क्या था? Q अपॉन टी। ये जो Q है वो क्या है? कांस्टेंट Q है। कांस्टेंट का मतलब यदि बोलेगा कि 10 कूलम चार्ज, 20 कूलम या 50 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, 10 20 50 कूलम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग किसे सॉल्व करेंगे? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो चार्ज है वो वेरिएबल हो जाता है, यानी समय के साथ उसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू का मतलब क्या होता है? चेंज इन चार्ज। इसमें क्या होगा, जो चार्ज ये रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा? टी के फॉर्म में। मान लो कि चार्ज जो है वो 6t² प्लस 4t फ्लो हो रहा है, ठीक। तो t बराबर 3 सेकेंड में कितना करंट होगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करने बोलेगा, निकालने बोलेगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? करंट इज इक्वल टू कितना होता है? डी क्यू बाई डी टी, यानी डी बाई डी टी ऑफ क्यू। ये क्या है? क्यू है। क्यू इज इक्वल टू कितना है? 6t² प्लस 4t। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12t प्लस 4। तो आई टी कितना आया है? 12t प्लस 4। अब क्या बोल रहे हैं? टी बराबर 3 सेकंड में कितना वैल्यू होगा? तो 12 इंटू 3, टी की जगह 3 रख देंगे, प्लस 4। 12 3 36 और 4 40 एम्पियर। तो इसका आंसर कितना आया? 40 एम्पियर, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आप लोग सॉल्व कीजिए कि यदि चार्ज दिया है 7t² प्लस 5t, तो t बराबर 0.5 सेकेंड में कितना करंट फ्लो होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसी में रिवर्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि किसी कंडक्टर से आई टी बराबर 3t प्लस 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो t बराबर 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करने बोलेगा। तो ये इसको कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ आई डी टी फ्रॉम 0 टू टी, ठीक है। तो इसमें अब I का वैल्यू पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू टी। I का वैल्यू कितना है? 3t प्लस 5 डी टी। इंटीग्रेशन आप लोगों को आता होगा मेरे ख्याल से। 3t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 3t² बाई 2 प्लस 5 का हो जाएगा 5t फ्रॉम 0 टू t। तो ये कितना हो गया? 3t² प्लस 5t हो गया। अब हम लोग को बोल रहा है Q इज इक्वल टू टी बराबर 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 5 2 जा 10। टोटल 16 कूलम चार्ज जो है वो 2 सेकंड में फ्लो होगा, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो I इज इक्वल टू क्या होता है? या तो Q बाई टी होता है या फिर डी क्यू बाई डी टी। तो सबको पता है कि करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक। अब इस फॉर्मूला से हम लोग उसका जो यूनिट है वो क्या लिख सकते हैं? कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक। तो करंट का दूसरा यूनिट क्या है? कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक। ये भी क्वेश्चन है जो आसानी से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वोल्टेज। किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने में जितना एनर्जी लग रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उससे वोल्टेज का जो फॉर्मूला आ रहा था वो क्या हो रहा था?
dW/dQ। तो इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, W यानी एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। तो वोल्टेज का यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट्स। ये यूनिट को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको याद रखना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट है पावर। पावर क्या था, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, कार्य करने की जो दर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। पावर P इज इक्वल टू क्या था, dW/dt। पावर का मतलब क्या होता है, मान लो किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, उसका रेटिंग है 1500 वोल्ट है, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेटिंग है 1500 वाट, सॉरी 1500 वाट, तो उसका मतलब ये है कि वह जो हीटर है वो प्रति सेकेंड 1500 वाट एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, dW/dt। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वाट का एनर्जी क्या होता है, जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो पावर का यूनिट क्या है, जूल पर सेकंड या फिर वाट। ठीक, अगर वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो जूल पर सेकंड को पूछ सकता है। इससे एक रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हम लोग आगे में करके देखते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, dW/dt। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dW/dQ इंटू dQ/dt, ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर नीचे Q का मल्टीप्लाई करके। तो dW/dt क्या था, dQ क्या है, वोल्टेज, और dQ/dt क्या है, करंट। तो पावर का फॉर्मूला हम लोगों को क्या मिलता है, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक, समझ में आ गया। अब पावर जो है वो कोई भी एलिमेंट है वो या तो दे सकता है या तो ले सकता है, यानी पावर डिलीवर कर सकता है या पावर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से केसेस है जिसमें पावर डिलीवर करेगा और कौन कौन से केसेस है जिसमें पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो जनरली जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पावर एब्जॉर्ब करते हैं, और जो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पावर डिलीवर करते हैं। तो देखते हैं आगे। मान लो ये करंट सोर्स है और ये पॉजिटिव निगेटिव I और V। तो ये क्या है, एक करंट सोर्स है जिसके पॉजिटिव से करंट निकल रहा है। ठीक, इसका वोल्टेज क्या है, प्लस माइनस, इसके पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, तो ये क्या करेगा, पावर को डिलीवर करेगा। क्या करेगा, डिलीवर। ये एक सोर्स हो गया, ठीक, या फिर एक्टिव एलिमेंट हो गया। ठीक, समझ में आ गया। इसी में ये करंट सोर्स ही है, लेकिन इसका जो वोल्टेज हो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब क्या करेगा, ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब। पहले वाले केस में क्या था, वोल्टेज भी पॉजिटिव था और करंट भी पॉजिटिव था, तो पावर कितना आ रहा था, पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव पावर का मतलब क्या होता है, डिलीवर करना। ठीक, सेकंड केस में क्या है, वोल्टेज रिवर्स हो गया, तो वोल्टेज निगेटिव, करंट पॉजिटिव, पावर कितना आ रहा है, निगेटिव। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव। निगेटिव पावर का मतलब क्या है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट केस देखते हैं। एक वोल्टेज सोर्स है जिससे करंट आई निकल रहा है। अब इसमें क्या होगा, आप लोग बताओ, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, डिलीवर। पॉजिटिव हो जाएगा, पावर क्या करेगा, ये डिलीवर करेगा। ठीक, नेक्स्ट है एक वोल्टेज सोर्स है, अब वोल्टेज को रिवर्स कर दिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, वोल्टेज निगेटिव हो गया तो, और करंट पॉजिटिव हो गया, तो इसमें क्या हो गया, पावर निगेटिव हो गया, तो ये क्या करेगा, पावर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, समझ में आया। दूसरा केस, ये वोल्टेज और ये करंट। अब आप लोग बताइए कि इसमें क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब करेगा या डिलीवर करेगा। इसी प्रकार किसी भी लोड में जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन होता है वो क्या होता है, ऐसा होता है। करंट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल में। लोड में क्या होता है, करंट जो है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करता है। अब पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है तो ये क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो इससे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को मिलते हैं कि जब व्हेन करंट एंटर्स पॉजिटिव टर्मिनल, जब करंट क्या करता है, पॉजिटिव टर्मिनल को एंटर करता है, तो जो एलिमेंट है वो क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, समझ में आ गया। करंट जब पॉजिटिव टर्मिनल को एंटर करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल में आएगा, तो वो जो एलिमेंट रहेगा वो क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा। सेकंड, जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल को लीव करता है, पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़ कर जाता है, तब जो एलिमेंट है वो क्या करता है, पावर को डिलीवर करता है। ये दोनों पॉइंट को याद रखना। ठीक, ऊपर जो एग्जांपल दिए हैं उससे आप लोग समझते होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जो है वो पॉजिटिव को लीव कर रहा है। ठीक, पॉजिटिव को लीव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये डिलीवर करेगा। यहाँ पर देखो, करंट जो है वो पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है तो क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है तो क्या करेगा, डिलीवर करेगा। यहाँ पर देखो, निगेटिव से निकल रहा है या फिर पॉजिटिव में आ रहा है बोलेंगे
तो पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये तो आप लोगों को बताना है। और ये लोड में भी क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा है तो ये भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आ गया। ये एक सर्किट है जिसमें आप लोगों को बताना है कि फाइंड द पावर एब्जॉर्ब्ड और डिलीवर्ड बाई ईच एलिमेंट। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब ये क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करते हैं, जैसे रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, डायोड यूज़ करते हैं, एससीआर यूज़ करते हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सब क्या है, एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक, अभी जो एलिमेंट्स हैं इनको अलग अलग पार्ट में हम लोग उनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से डिवाइड करके रखते हैं, तो उन्हीं के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। ठीक, तो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट क्या होता है, वह एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, वह एलिमेंट जो इनफाइनाइट एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, इनफाइनाइट समय तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक, इसके एग्जांपल क्या है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। ठीक, वोल्टेज और करंट सोर्स जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट। इसके अलावा ओप एम्प भी है, ऐसे एलिमेंट्स जो एनर्जी को एम्पलीफाई कर दें उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो इनफाइनाइट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, बिना किसी हेल्प के वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव एलिमेंट्स। या फिर वो एलिमेंट जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जैसे कौन कंज्यूम करते हैं, आर कंज्यूम करते हैं, एल और सी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं करते, ख़त्म नहीं करते हैं, लेकिन ये एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, उसको इनफाइनाइट टाइम तक डिलीवर नहीं कर सकते, इसलिए एल और सी भी क्या है, पैसिव एलिमेंट्स है। तो जो मेन पैसिव एलिमेंट्स हैं वो क्या है, आर, एल और सी, जिसको हम लोगों को पढ़ना है अभी। नेक्स्ट इसी में आता है यूनी डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। ठीक, इसके बाद है लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक, नेक्स्ट है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। ठीक, नेक्स्ट है लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। ठीक, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो एलिमेंट्स क्या हैं, दो तरह से है इसमें, पहला है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। ठीक, एक्टिव एलिमेंट जो है वो दो तरह का हो सकता है। ठीक, पहला है इंडिपेंडेंट और दूसरा है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, वह स्वयं पर निर्भर है, ठीक, दूसरे पर निर्भर नहीं है। और डिपेंडेंट का मतलब क्या है, जो दूसरे पर निर्भर है। अब इंडिपेंडेंट जो है वो दो टाइप का हो सकता है, आइडियल और प्रैक्टिकल। ठीक, और डिपेंडेंट भी क्या हो सकता है, आइडियल और प्रैक्टिकल। ठीक, अब ये आइडियल प्रैक्टिकल क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइडियल का मतलब क्या है, जैसे वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि वो अपना वोल्टेज जो है कांस्टेंट मेंटेन करके रखे, जितना भी वोल्टेज है उसका
कांस्टेंट मेंटेन रहना चाहिए। तो इसमें क्या है, कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता, ठीक, सिर्फ वोल्टेज सोर्स है। आइडियल केस में क्या रहता है, सिर्फ वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ हम लोग कोई रेजिस्टेंस नहीं मानते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, कोई भी जो वोल्टेज सोर्स रहता है उसके साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि सीरीज में होता है। ये किसके केस में है, वोल्टेज सोर्स के केस में। वोल्टेज सोर्स में प्रैक्टिकल में क्या रहेगा, एक रेजिस्टर रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो क्या करता है, इसका जो एनर्जी है उसको धीरे 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 ख़त्म कर देता है। आइडियल में ये जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो, ठीक है। करंट सोर्स में अगर इसी को देखें तो करंट सोर्स में क्या होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है। करंट सोर्स में क्या होता है, पैरेलल में, किस में, प्रैक्टिकल में। लेकिन आइडियल में क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब इसका कोई वैल्यू ये यहाँ पर नहीं रहेगा। तो आइडियल के केस में क्या होगा, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और प्रैक्टिकल के केस में क्या होगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक, समझिए। अब आइडियल में दो हो सकता है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, और प्रैक्टिकल में भी दो हो सकता है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। डिपेंडेंट में हम लोग देखते हैं, आइडियल प्रैक्टिकल समझ गया हो। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, जो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, ठीक। तो ये टोटल 4 तरह के हैं। दूसरे पर निर्भर करेगा मतलब पहले तो या तो वोल्टेज सोर्स रहेगा या करंट सोर्स रहेगा। जो भी सोर्स है वो क्या हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है या करंट सोर्स हो सकता है। अब वो जो वोल्टेज या करंट सोर्स है वो डिपेंड किस पे करता है, उसके ऊपर उसका नाम रखा गया है। तो सबसे पहले है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक। इसका नाम क्या हुआ, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इससे क्या समझ में आया कि ये एक वोल्टेज सोर्स है जो किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। किसी भी दूसरे ब्रांच के वोल्टेज पे से इसका वैल्यू क्या है, कंट्रोल्ड है। उसकी वैल्यू चेंज होने पर इसका भी वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी को हम, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, आश्रित। दूसरा होगा करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये भी वोल्टेज सोर्स है लेकिन अब किससे कंट्रोल हो रहा है, करंट से, ठीक। तीसरा आता है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये दोनों क्या था, वोल्टेज सोर्स था, अब क्या आ गया, करंट सोर्स। किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। और लास्ट आता है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, CCCS, ठीक है। समझ में आ गया, ये भी करंट सोर्स है लेकिन किससे कंट्रोल्ड है, करंट से कंट्रोल्ड है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। पैसिव में देखते हैं हम लोग। पैसिव एलिमेंट जो है वो क्या हो सकता है, क्या क्या है, R है, L है और C है। और ये जो तीनों एलिमेंट है वो दो पार्ट में और डिवाइडेड हैं। पहला है लीनियर और दूसरा है नॉन लीनियर। लीनियर नॉन लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर मतलब समझते हो, रेखीय। लीनियर का मतलब क्या है कि एक क्वांटिटी का वैल्यू बढ़ने पर दूसरे क्वांटिटी का वैल्यू भी उतना ही बढ़ेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। एक स्ट्रेट लाइन में इसका ग्राफ बनता है। इसका जो ग्राफ कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन में। जैसे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस और में वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ रहता है वो क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर, एक लाइन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब क्या है, इसमें जो दो टर्म है उनके बीच में क्या है, जो रिलेशन है वो फॉलो नहीं होता, लीनियर नहीं होता। एक के वैल्यू के बढ़ने पर दूसरे का वैल्यू कितना बढ़ेगा ये हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर, ठीक। ये नॉन लीनियर हो गया, ठीक। ये भी वोल्टेज और करंट, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है ओम्स लॉ, ठीक। ओम्स लॉ हम लोग पहले से जानते हैं लेकिन ओम्स लॉ के क्या है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ठीक। तो हम लोग जान रहे हैं कि ओम्स लॉ क्या बोलता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक। इसी का दूसरा फॉर्म है कि द करंट डेंसिटी, क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक, ये भी क्या है, ओम्स लॉ है, इंटेंसिटी, ठीक। क्या बोल रहा है, जो करंट की डेंसिटी है, करंट की डेंसिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जे से, वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। इसको हम लोग ओम्स लॉ का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक। इसी से बाकी फॉर्म को हम लोग डिराइव करते हैं। जैसे कि जे इज इक्वल टू क्या बताया मैं, करंट डेंसिटी, करंट मतलब करंट का डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया, जितने एरिया से करंट फ्लो हो रहा है और जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। सिग्मा, सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टिविटी, यानी सिग्मा का उल्टा क्या हो गया, रो। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वोल्टेज अपॉन लेंथ, लंबाई के अनुसार जो वोल्टेज रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इससे हम लोग अगर V अपॉन आई निकालें तो क्या मिलेगा, रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए क्या होता है, आर, यानी वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आर। ये हम लोग पहले से जान रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। अब ओम्स लॉ क्या बोलता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, या फिर V बाई आई इज इक्वल टू आर, ठीक। यानी जो वोल्टेज और करंट का रेशियो है वो ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक। और किसके बराबर होता है वो, रेजिस्टेंस के बराबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक, समझ में आया, ठीक। तो पहला फॉर्म क्या हो गया, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक। दूसरा फॉर्म क्या हो गया, V इज इक्वल टू आई आर, फर्स्ट और सेकेंड। थर्ड फॉर्म जो है वो क्या है, I इज इक्वल टू जी वी, ठीक। यहाँ पर G मतलब क्या है, कंडक्टेंस, ठीक। कंडक्टेंस किसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का। और फोर्थ जो फॉर्म है वो क्या है, V इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट, तो V इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, या फिर डी क्यू बाई डी टी इंटू रेजिस्टेंस। ये हो गया इसका थर्ड फॉर्म, ये हो गया इसका फोर्थ फॉर्म। समझ में आ गया, ठीक। अब ओम्स लॉ को क्यों पढ़े हैं हम लोग, बाकी जो एलिमेंट हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े थे उसमें ओम्स लॉ का यूज़ है, इसलिए हम लोग अभी ओम्स लॉ को डिस्कस किए, ठीक। अब यहाँ पर सभी में देखो क्या हो रहा है, लिनियरिटी को फॉलो कर रहा है, मतलब जैसे जैसे ई बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जे बढ़ेगा, जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर को फॉलो कर रहा है, लीनियरिटी को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, यूनी डायरेक्शनल या और बाई डायरेक्शनल। तो बाई डायरेक्शनल एलिमेंट क्या होता है, वह एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टीज़ करंट के डायरेक्शन के रिवर्स होने से भी चेंज नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल। फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टर है, अगर करंट इधर से फ्लो होगा तो इसका जो वोल्टेज और करंट है, या जो करंट अगर इधर से फ्लो होगा तो इसका जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंज आएगा क्या, ये जितना पावर कंज्यूम करता था, जितना एनर्जी कंज्यूम करता था, जितना हीट प्रोड्यूस करता था, उतना ही हीट तब भी प्रोड्यूस करेगा जब करंट जो है वो इस डायरेक्शन से फ्लो होगा, ठीक है। तो इसकी रजिस्टर की जो प्रॉपर्टी है उसमें करंट के डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल करंट बोलते हैं, ठीक। इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है और ट्रायक है, ठीक। ट्रायक में भी क्या होता है, दोनों डायरेक्शन से करंट फ्लो होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यूनी डायरेक्शनल क्या होगा, इस बाई डायरेक्शनल समझ गए, तो यूनी डायरेक्शनल क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो केवल एक दिशा में काम करेंगे, यानी एक दिशा में उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी, जैसे ही करंट का
डायरेक्शन हम लोग चेंज कर देते हैं तो उसका जो प्रॉपर्टी हो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए डायोड को ले लेते हैं। अगर डायोड में इधर से मैं करंट फ्लो कराऊंगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक। लेकिन जैसे ही अगर करंट को मैं इधर से फ्लो कराता हूँ तब क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है, ठीक। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, वो नॉर्मल काम करेगा, ठीक है, स्विच की तरह काम करेगा। लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में क्या करता है, वो करंट को ब्लॉक करने लगता है, ठीक। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी अलग था, निगेटिव डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी अलग था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डायोड हो गया, SCR हो गया, या फिर ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब क्या है, यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट है, ठीक। समझ में आ गया। आगे देखते हैं लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं। वह एलिमेंट जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक। ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। वैसे Q इज इक्वल टू CV या फिर Q इज इक्वल टू IT। तो ऐसे एलिमेंट जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एलिमेंट, ठीक। लीनियर एलिमेंट का मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। यानी एक स्ट्रेट लाइन लीनियरली फॉलो होगा। अब यहाँ पर देखो, मान लो रेजिस्टर है, ठीक। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है +- और I। अब यहाँ पर अगर वोल्टेज को मैं 10% बढ़ाता हूँ, ठीक, तो करंट का भी वैल्यू जो है वो कितना बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। वोल्टेज को अगर मैं 50% बढ़ाऊँगा तो करंट कितना बढ़ जाएगा, 50% बढ़ जाएगा। यानी दोनों क्या हो रहे हैं, लीनियरली चेंज हो रहा है। वोल्टेज जितना चेंज हो रहा है करंट भी क्या हो रहा है, उतना ही चेंज हो रहा है या उसी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। उसी में यदि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें मान लो मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ 10% तो करंट बढ़ रहा है 25%, ठीक। फिर वोल्टेज को मैं बढ़ाया 20% तो करंट कितना बढ़ गया, 40% बढ़ गया। तो इसमें कोई क्या है, लीनियरिटी नहीं है। मतलब वोल्टेज को बढ़ाने से करंट कितना बढ़ेगा, ये लीनियर नहीं है, एक लाइन में नहीं है, ठीक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट। अब जितने भी लीनियर एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, ठीक। जितने भी लीनियर एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल, यानी ये दोनों दिशा में काम कर सकते हैं, ठीक। करंट इधर से फ्लो होगा तो भी और करंट इधर से फ्लो होगा तो भी, दोनों ही केस में क्या होगा, वो लीनियर रहेगा और उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हर वो एलिमेंट जो लीनियर होता है वो क्या करता है, बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को ओबे करता है। इसको लिख लेते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, एवरी लीनियर एलिमेंट ओबेज बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक। समझ में आ गया। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, उल्टा सही नहीं है। इसका मतलब है कि कोई जो एलिमेंट है अगर वो बाई डायरेक्शनल है तो वो लीनियर हो ये ज़रूरी नहीं है। समझ में आ गया। कोई एलिमेंट है अगर वो लीनियर है तो वो बाई डायरेक्शनल होगा, लेकिन कोई एलिमेंट बाई डायरेक्शनल है तो वो लीनियर हो ये ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आता है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। टाइम वेरिएंट से समझ में आ रहा होगा, जो समय के साथ ऐसे एलिमेंट जिसका वैल्यू जो है वो समय के साथ बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम वेरिएंट बोलते हैं। और जिसका वैल्यू समय के साथ चेंज नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम इनवेरिएंट। इतना ही अभी इसमें जानना जरूरी है। टाइम वेरिएंट मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू समय के साथ बदलते रहता है। और टाइम इनवेरिएंट मतलब जिसका वैल्यू समय पर निर्भर नहीं करता है। और लास्ट में आता है लम्प्ड पैरामीटर या लम्प्ड एलिमेंट
और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। ठीक, तो लम्प्ड का मतलब क्या है, जो एक साथ गुथा हुआ है, एक साथ एक ग्रुप में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लम्प्ड। अब लम्प्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग रजिस्टर देखे होगे, ऐसा वाला एक रजिस्टर आता है ना, इस टाइप का रहता है रजिस्टर, जिसमें कलर कोडिंग रहता है। ठीक, या इसमें लिखा रहेगा कि 100 ओम का है कि 10,000 ओम का है, ये लिखे रहते हैं। तो ये क्या है, एक लम्प्ड रजिस्टर है। क्या है ये, लम्प्ड रजिस्टर। वैसे ही अगर कोई, जैसे चोक आता था, चोक में क्या रहता है, कॉइल बने रहता है, तो एक ही पॉइंट में हम लोग क्या किए हैं, कॉइल को लगा के रखें, तो क्या हो गया, एक लम्प्ड पैरामीटर। उसी तरह कैपेसिटर, कैपेसिटर देखे होगे आप लोग, पंखे में जो लगता है। ठीक, तो वो भी क्या है, एक लम्प्ड कैपेसिटर है। अब इसी में डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, अब जैसे वायर बिछा हुआ है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में वायर है या घर में वायर है, तो वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब मान लो मैं बोलूँ कि 10 किलोमीटर के वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो हम लोगों को फार्मूला पता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इससे हम लोग निकाल लेंगे। मान लो 10 किलोमीटर का 100 ओम आया, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर के वायर का रेजिस्टेंस कितना आया, 100 ओम आया। अब इसका मतलब क्या है कि जो 100 एम है, वो 100 ओम है, वो 10 किलोमीटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, बटा हुआ। जो 100 ओम का जो रजिस्टर होगा वो क्या होगा, 10 किलोमीटर में बटा होगा। ठीक है, उसी प्रकार इंडक्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन पावर सिस्टम जब पढ़े होगे, तो लाइन इंडक्टेंस, लाइन कैपेसिटेंस पढ़े हो आप लोग, दोनों क्या होता है, पूरे ट्रांसमिशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, थोड़ा 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 करके डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और उसको हम लोग कैलकुलेशन के लिए एक साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर रजिस्टर को हम लोग एक साथ लिख रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, वैसे यहाँ इंडक्टर और कैपेसिटर को क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। लम्प्ड क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड। लम्प्ड यानी एक ही जगह हम लोग उसको गुच्छा में बना के रखे हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड यानी पूरे सिस्टम में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैलकुलेशन के लिए बस हम लोग उसको क्या करते हैं, एक जगह लाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है ओपन सर्किट। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे कि ओपन सर्किट क्या होता है। तो जब भी किसी सर्किट में ब्रेक हो जाता है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। ये क्या हो गया है, ओपन सर्किट। मान लीजिए 5 ओम, 5 ओम 10 एम्पीयर। ठीक, इधर जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा, और इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओपन सर्किट क्या होता है, कहीं पर जब सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं। ओपन सर्किट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, सबसे पहले है कि करंट का वैल्यू कितना होगा, 0, और दूसरा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए वोल्टेज कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को याद रखेंगे। ओपन सर्किट का जो करंट होता है वो क्या होता है, 0, और रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। ओपन सर्किट वाले ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, यानी उस ब्रांच का जो वैल्यू हो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज रहता है। ठीक, नेक्स्ट आता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, कहीं पर वायर क्या हो गया, एक दूसरे से सट गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। ठीक, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज 0 हो जाता है, और रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, 0। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, फर्स्ट सबसे पहले क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 0, दूसरा क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी 0, और करंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट।